हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने इंटरव्यू के बारे में बात की थी कि इंटरव्यू क्या होता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। इंटरव्यू के अंदर एक इंटरव्यूअर मैंने आपको बताया था और एक इंटरव्यूई बताया था, लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि ये साइकोपैथोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लाइंट वर्ड यूज़ करेंगे। होप सो आप लोगों को ये याद होगा। इंटरव्यू के अब बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जब भी आप किसी का क्लिनिकल इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब आपको ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला होता है इनटेक इंटरव्यू। इनटेक इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू लेने वाला है, जो इंटरव्यूअर है और जो हमारा क्लाइंट होता है वो आपस में कांटेक्ट करते हैं। बेसिक जो इसकी 5 स्टेप्स के बारे में बताया था, क्लीन मर्ड्स 1980 में, क्लीन मर्ड्स ये मैंने यहाँ नोट डाउन करा है, आप लोग भी इसको कर लेना। क्लीन मर्ड्स 1980 में इन्होंने कुछ 5 बेसिक स्टेप्स बताए थे कि जो इनटेक इंटरव्यू है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है इस्टेब्लिश रैपर्ड। जब भी आप साइकोलॉजी की कोई प्रैक्टिकल भी लिखते हो तो उसके अंदर हम लिखते हैं कि सबसे पहले क्लाइंट के साथ क्या करते हैं, आपको अच्छे संबंध स्थापित करने होते हैं। यहाँ पे अच्छे संबंध है कि आपने उसका वार्म वेलकम करना होता है कि वो आपके पास आया है। इसके लिए आपने उसे, ऐसा नहीं है कि आते ही आप पहले उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, नहीं, आप उसके पानी वगैरह के लिए ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो हमने उसको आराम से बिठाना है, रैपिड इस्टेब्लिश करना है उसके साथ। सेकंड जो पॉइंट है, मोटिवेट द क्लाइंट। क्लाइंट को आपने मोटिवेट करना है कि वो अपनी बात को आपके सामने बिना हेजिटेट किए कर सके। उसके लिए आप चाहें तो उसे कुछ एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कि इससे पहले भी जो आपके साथ प्रॉब्लम है वो किसी और के साथ भी हो चुकी है और वो इस प्रॉब्लम से बाहर भी आया है, तो डोंट बी वरी। आपने कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने हैं जिससे वो अपनी बात को आपके सामने बिना हेजिटेट, बिना हिचकिचाए आप के सामने वो रख सकता है। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग आपने उसको बताना है कि जो हमारी संस्था है वो इसके बारे में काम करती है, या फिर अगर आप अपना पर्सनल क्लिनिक खोल के बैठे हैं, आप एक साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपने उसके कुछ जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उसके बारे में उसको अवेयर करवाना है पहली मीटिंग के दौरान। देखिए, दैट इज़ योर इनटेक इंटरव्यू। ये वो स्टेप्स हैं जो आपने अपने पहले इंटरव्यू के दौरान करने हैं। सबसे पहले आपने उससे रैपिड एस्टेब्लिश करना है, उसको मोटिवेट करना है। थर्ड के अंदर उसे अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में, जो आपका फ़ीस है दैट इज़ वेरी प्रोफेशनल, तो ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए। आपने उसको फ़ीस के बारे में बताना है, सेशंस के बारे में इन्फॉर्म करना है कि आपको लगभग कितने सेशंस लग सकते हैं इस प्रॉब्लम के दौरान। तो इन सब चीज़ों को अवेयर करवाना है आपने पूरी तरह से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लाइंट एंड ऑफ क्लाइंट। यहाँ पे मतलब क्या है, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि जो क्लाइंट है वो किस एक्सपेक्टेशन से आपके पास आया है। क्लाइंट की आपके इंस्टीट्यूशन से क्या या फिर आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि आप उसको पूरी तरह ठीक कर दोगे, वो आपके बारे में क्या सोचता है, आपको ये जानने की कोशिश करनी है। और सेम कि इंस्टीट्यूशन आपके बारे में क्या सोचता है कि आपको वो प्रॉपरली ठीक करके यहाँ से भेजेगा। तो समथिंग दिस तरह की आपको एक कनेक्शन बनाना है, उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उनका पता लगाना है, और ऑर्गेनाइजेशन उससे क्या एक्सपेक्ट करती है कि उसे अपने पूरे सेशंस को कंप्लीट करना है, टाइम पे पेमेंट करनी है। दिस थिंग्स आपको इस तरह से इन सब चीज़ों के बारे में उसको अवेयर करवाना है। नेक्स्ट है, और उसके बारे में बायोडाटा, पर्सनल जो डाटा शीट के नाम से हम सब जानते हैं, इसको कलेक्ट किया जाता है कि वो किस धर्म से है, उसकी एज क्या है, वर्किंग क्या है, क्या व्यवसाय है, इन सब चीज़ों की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करनी है। दैट इज़ योर इनटेक इंटरव्यू। नेक्स्ट जो इंटरव्यू है दैट इज़ क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक आप इंटरव्यू बोल सकते हैं। इसके अंदर भी हम 6 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। जनरल अपीयरेंस, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, हमने यहाँ पर उसका ये देखना है। देखिए, अब सेकेंड जो हमारी कंडीशन है वो शुरू हो चुकी है। अब हमने उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, उसका उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना है। तो उपचार करने से पहले जो आपका पहला स्टेप है वो ये होना चाहिए कि उसके हाव भाव क्या है, जब वो अपनी बात को आपके सामने रख रहा है
तब वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, उसका किस चीज़ों को लेकर एटीट्यूड क्या है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक व्यक्ति आपको ये बोलेगा, यस आई एम वेरी पॉजिटिव। अगर वो चीज़ों को लेकर इतना ही पॉजिटिव है तो हो सकता है कि उसको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो आपको ये बोल रहा है कि नहीं भाई मैं तो चीज़ों को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ, तो उसको तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। नेक्स्ट है कन्वर्सेशन, किस तरह से अपनी बात को आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है, उसको हेजिटेशन हो रही है, वो अपनी बात को ओपनली आपके सामने रख रहा है, तो हमने ये सब चीज़ों को नोट करना है। थर्ड पॉइंट आता है अफेक्टिव टोन। देखिए अफेक्टिव इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस ऑल्सो। कई बार ये होता है कि जब भी कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहा है तो बहुत वो इमोशनल हो जाता है और इमोशंस में वो कई बार रो पड़ेगा या फिर उसको हंसी आ जाएगी। तो आपने वो किस तरह के भावों को प्रकट कर रहा है, उन सब चीज़ों को, उसकी फीलिंग्स को, उसके एक्सप्रेशन को, सबको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है वो सेंसोरिज्म एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। इस श्रेणी में वो क्या आएगा, इस श्रेणी में समय, स्थान और व्यक्ति के लिए जो उस व्यक्ति की जो उन्मुखता है, ओरिएंटेशन है, उसका पता लगाया जाता है। उसके बुद्धिमापन के लिए कई बार हम उसके इंटेलेक्चुअल के लिए, देखिए कई व्यक्ति हैं वो कहते हैं कि मैं तो टॉप पढ़ रहा हूँ, मैं इस बार टॉप नहीं कर पाया। तो हमने इन सब चीज़ों का पता लगाना है कि एक्चुअल में क्या यही प्रॉब्लम है या उसके पीछे कुछ और रीज़न्स हैं। उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच में इतनी शार्प है कि वो टॉपर था। तो कई तरह के हम टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मेंटल ऑब्जेक्टिविटीज़। अब इसके अंदर ये जो श्रेणी होती है बड़ी ही संवेदनशील होती है, मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। इन चीज़ों का पता लगाया जाता है। कई बार जो क्लाइंट होगा वो आपको कुछ और कहेगा लेकिन उसके माइंड में कुछ और चल रहा होगा, तो उन चीज़ों का हमने पता लगाना है। इनसाइड भी वही चीज़ें आ जाएंगी कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपने डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी वो सूचनाएं आपको दे रहा है, क्या वो एक्चुअल हैं, क्या वो रियलेबल हैं, क्या आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, या फिर जो वो अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अंदर से, वो सूचनाओं को जो आपको प्रदान कर रहा है वो कितनी वैध हैं, वो कितनी सत्य हैं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज़ केस हिस्ट्री इंटरव्यू। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, उसकी सिर्फ बातों का ही पता नहीं लगाना है, हमने क्या करना है एक्चुअल में उसका थोड़ा डीपली जाके चीज़ों का पता लगाना है। इसको सोशल हिस्ट्री इंटरव्यू भी बोला जाता है। ये देखो ये जो इंटरव्यू की टाइप्स है, ये आपका पर्टिकुलर ये भी आ सकता है कि केस हिस्ट्री इंटरव्यू बताओ, इनिशियल इंटरव्यू, इनटेक इंटरव्यू को एक्सप्लेन करो। तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वहाँ पे आपको ये स्टेप पॉइंट टू पॉइंट आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। तो केस हिस्ट्री, केस अब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर आपने थोड़ा सा डेप्थ में जाकर कि ठीक है ये प्रॉब्लम हो गई, उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, तो आपने थोड़ा सा ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि भाई क्या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ था या आपको कोई माइंड मतलब आपके ब्रेन को कोई डैमेज हुआ था। इन चीज़ों का जो मेडिकल हिस्ट्री है उन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पता करते हैं। नेक्स्ट होता है इंटरव्यू विद इन्फॉर्मेंट्स। इसके अंदर क्या करते हैं हम इसके अंदर सिर्फ हम इंटरव्यूई के ऊपर, हम अपने क्लाइंट के ऊपर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम जो उससे रिलेटेड लोग हैं, जो उसके रिलेशन में हैं, जो उसके संबंध में हैं, उनसे भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में इसको प्रॉब्लम हुई क्या थी और कहाँ से, जिस तरह से इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करवाया है, पहचान करवाई है, और इनके साथियों से, जीवन साथी से, इनके पार्टनर से या इनके फैमिली मेम्बर से जानने की कोशिश की जाती है। कुछ अब बेसिक अरेंजमेंट हैं जो सभी व्यक्तियों को ध्यान में रखने चाहिए जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं। जैसे रूम का सेटअप कैसा है, नंबर 1 जो इसमें रूम का सेटअप कैसा है, सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है। सीटिंग अरेंजमेंट में कि जो अगर बैठने की जो व्यवस्था है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि आप जो हैं क्लाइंट से ऊंची वाली कुर्सी पे बैठे हैं या उसके इक्वलेंट बैठे हैं, तो इन सब चीज़ों का हमें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वहाँ पे उसको इन्फीरियर फील नहीं करवाना, वहाँ पे उसे फील करवाना है कि वो आर इक्वल्स, राइट। तो वॉइस डिस्टर्बेंस
आप जिस रूम में बैठे हैं क्या वहाँ पे जो आवाज़ है वो गूंज रही है, क्या वो दूसरी के रूम से वहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान कर रखना है। फोर्थ पॉइंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा आपको क्लास में भी बताती हूँ, कॉन्फिडेंशियलिटी कितनी है कि हाँ जी आपकी बात आगे लीक नहीं होगी, आप अपनी बात को मेरे आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपकी बात इस रूम से दूसरे रूम में नहीं जाएगी। या कहीं पे भी अगर कई बार ये होता है कि व्यक्ति को ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि उसकी ये जो बात है कॉन्फिडेंशियलिटी है वो नहीं रहेगी, तो आपने उसको ये कॉन्फिडेंस में लेना है कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का आप ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट है टॉक अबाउट सम सब्जेक्ट्स फीलिंग्स। देखिए कई बार ये होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सभी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी नहीं होते। एक्सट्रोवर्ट का मतलब आपको पता है बहुमुखी व्यक्तित्व वाले नहीं होते, जो अपनी बात को बिना हेजिटेशन के अगर वो आपके पास आ रहा है तो ऑब्वियस है वो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ही होगा, अपनी बात को किसी से शेयर नहीं कर पा रहा वो तभी आपके पास आ रहा है। तो आपने जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ और सब्जेक्ट्स के आप एग्जांपल दे सकते हैं, कुछ और विषयों फीलिंग्स के बारे में आप उससे बात कर सकते हैं ताकि उसको कंफर्टेबल फील हो। नेक्स्ट होता है यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्डर। पहले इसका यूज़ नहीं किया जाता था। टेप रिकॉर्डर में आप उनके हाव भावों को नोट कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम जब हम बात कर रहे हैं तब तो हमें याद रहता है, लेकिन उसके बाद जब हम उनको रिमेंबर याद करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद नहीं रहती। तो इसके लिए हम बेसिकली टेप रिकॉर्डर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ फेजेस के बारे में बात की है, फेजेस ऑफ इंटरव्यू। 3 बेसिक फ़ेज़ होते हैं कि इंटरव्यू को कैसे स्टार्ट करना। सबसे पहला जो होता है दैट इज़ ओपनिंग फ़ेज़। ओपनिंग फ़ेज़ में हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रारंभिक हिंदी में बोला जाता है, प्रारंभिक प्रावस्था। इसके अंदर जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यूअर होता है और जो क्लाइंट होता है आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, वो उनको रूम तक लेके जाता है, उनसे पूछता है कि कैसे आना हुआ। देखिए जब भी कोई आपके पास प्रॉब्लम को अपनी बताने आ रहा है तो आपने आते ही उसके सिर पे नहीं चढ़ना कि भाई हाँ जी क्या प्रॉब्लम है बताओ जी, ऐसे नहीं होता। आपको एक उससे रैपिड इस्टेब्लिश करना है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स पीछे बताए हैं तो हमें उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो ओपनिंग फ़ेज़ के अंदर हम लोग ये करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट हमारी जो अपनी प्रॉब्लम है उसको हमारे सामने ओपन होकर अपनी बात को रख सके, हमने उसे कंफर्टेबल फील करवाना है। नेक्स्ट होती है मिडल फेज़। जो मिडल फेज़ होता है ना, इसको इंटरव्यू की बॉडी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना कि इसको इंटरव्यू का बॉडी पार्ट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके अंदर हम एक टेंटेटिव फॉर्मुलेशन करते हैं। अब ये टेंटेटिव फॉर्मुलेशन क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो इसको बोलते हैं कार्यवाहक निरूपण करते हैं। इसके अंदर एटलीस्ट हम चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम क्या है, उसकी समस्या से पूर्व जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम को कितना टाइम हो गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पता लगा लेते हैं। एंड द फाइनल फेज़ के अंदर हम क्या करते हैं, एक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसको थेरेपी की ज़रूरत है, उसे बात करने की ज़रूरत है। तो एंड द लास्ट हम ये स्टेप करते हैं, ये हमारा लास्ट फेज़ होता है कि उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इस स्टेज में उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, उसको ऑप्टिमिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, उसको आगे की ओर बढ़ाने में, जीवन की ओर जो उसके लक्ष्य हैं, गोल को अचीव करने में उसकी हेल्प करनी है। इन सब चीज़ों की ओर हम उसको जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट अब कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना कि मेरिट्स का और डीमेरिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हर टेक्निक के अंदर आएंगी ये। मेरिट्स इसकी ये है कि एक ब्रॉड टेक्निक है। ब्रॉड टेक्निक का मतलब बहुत सारी जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सेकंड थिंग, नॉलेज ऑफ अदर सब्जेक्ट। इसमें सिर्फ हमें उसी सब्जेक्ट की जो विषय है सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं मिलती, बल्कि और चीज़ों की भी काफ़ी नॉलेज मिलती है, वो भी डेप्थ में। नेक्स्ट है सिमिलर टू नेचुरल सिचुएशन। क्लाइंट को अक्सर ये अच्छा लगता है कि भाई उसके सामने ये सिचुएशन है, इंटरव्यू कोई उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्राकृतिक जो है परिस्थिति है ये उसी के समान है, तो वो अपनी बात को बिना हिचकिचाए लोगों के सामने रख देता है। समय कम लगता है, खर्चा भी कम होता है, पैसे कम लगते हैं, ज़्यादा लेंथी भी नहीं होता और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टूल्स की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह ज़्यादा इसके अंदर यूज़ नहीं करते। जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मेन
जो रोल है वो प्ले करते हैं ऑब्जर्वर का। फाइन, इसमें ऑब्जर्वर का रोल प्ले करते हैं, वो क्लाइंट को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं अपनी बात को कहने के लिए, और जो भी वो बोलता है उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। ये जो है इंटरव्यू जो मेथड है, इसके अंदर प्रिडिक्शन बहुत अधिक होती है। मतलब आप भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो इन फ्यूचर में क्या करेगा। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट मेथड फॉर डीप स्टडी। डीप स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट मेथड माना जाता है। ये जो है नॉन वर्बल एक्टिविटीज़ को भी हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, तो इसीलिए बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि वहाँ पर आपकी नॉन वर्बल, जहाँ जो बिना बोले शो कर रहे हैं आप, जैसे पैर को हिलाना, अपने नेल्स को बार बार मुंह में डालना, सम टाइम इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट होता है कि बच्चों के ऊपर या फिर जो इलिटरेट पीपल हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ से हम उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन, जो अनपढ़ व्यक्ति हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, उनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। और जो नॉलेज है वो डिफरेंट आस्पेक्ट, प्रॉब्लम की जो डिफरेंट आस्पेक्ट्स होते हैं, कई पहलू होते हैं समस्या के, तो डायरेक्टली हम उन चीज़ों को पूछ सकते हैं स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड जो टाइप्स हैं हमारी, उनका यूज़ करके। कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि कई बार हम बच्चों से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो प्री स्कूल के होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते, उनको ड्राइंग वगैरह के थ्रू हमें चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो साइकोटिक पेशेंट्स होते हैं, जो मेंटली रूप से मंद हैं, उनके ऊपर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते। वो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओनली टॉक अबाउट सोशल डिटर्मिनेंट्स, सोशल डिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंसेस। कई बार ये होता है आपने अपने क्लाइंट से जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सोशल डिज़ायबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब आपका जो क्लाइंट होगा वो आपको वही आंसर देगा जो समाज में मान्य है, जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। तो वहाँ पर ये ये इंटरव्यू जो मेथड है ये बड़ा बायसेस हो जाता है। और कई बार ये होता है जो हमारा इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, और स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते। वो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम उनको दिख रही होती है वो उसको दिखाने के लिए उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिससे वही डिसऑर्डर बाहर आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूँ रात, अब मान लीजिए किसी को डिप्रेशन हो रहा है, किसी को एग्ज़ाइटी हो रही है कि उसका एग्ज़ाम है, और मैं आपसे रात को नींद नहीं आती, अच्छा जी, भूख नहीं लगती, ये नहीं लगता, वो नहीं, तो इस तरह से हम जान के उनसे इस तरह के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं जो हम सोच रहे हैं वो उसमें उसी व्यक्ति की डिसऑर्डर को शो कर देते हैं। तो इन चीज़ों को के ऊपर बेसिकली हम ध्यान नहीं देते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इन्फॉर्मेशन आर बायस बेस्ड ऑन क्लाइंट्स मेमोरी एंड सिलेक्टिव परसेप्शन। देखिए, जो क्लाइंट की मेमोरी होती है उसके ऊपर भी बेस्ड होता है। जो उसका क्लाइंट क्या करता है कि कुछ चीज़ों के बारे में ही अपनी राय को बना लेता है, तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के नहीं होते जो उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हों, तब भी ये जो मेथड है सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे केस हिस्ट्री मेथड।